नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी में जो डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी सीरीज चलाई जा रही है, उनका एनालिसिस कराया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 29 अगस्त में पूछे गए क्वेश्चंस, उनकी डिटेलिंग, उनसे संबंधित आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी पॉइंट्स। तो अगर किसी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया है पीवी सिंधु के बारे में कि पीवी सिंधु ने कौन सा ओपन टूर्नामेंट जीता है। पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने ओपन टूर्नामेंट जीता, तो कौन सा ओपन टूर्नामेंट जीता, इसका जवाब चाहिए था। तो दोस्तों, यहां मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं जो अभी हाल फिलहाल में जीता है। सबसे पहले मैं उसको बताता हूं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर था वो सिंगापुर वाला ऑप्शन आया हुआ था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे पूछा गया था कि जुलाई 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो दोस्तों, जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, जो कि बैडमिंटन सुपर 500 बैडमिंटन सुपर 500 ओपन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें पीवी सिंधु ने किसे हराया है, वैंग जी यी को। इसके बाद मार्च 2022 में आपको कुछ डिटेलिंग बता देता हूं। इन पॉइंटों को आप जो भी अगली शिफ्ट में पेपर देने वाला है साथी हमारा, वो इनको नोट जरूर कर ले ताकि ये उनके काम आ सके। तो मार्च 2022 में ये स्विस ओपन को जीता, स्विस ओपन 2022 ये टूर्नामेंट जीता जो महिला एकल खिताब था। उसके बाद जुलाई 2022 में ये कौन सा जीता, सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेलों में जीत हासिल की कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि अगस्त 2022 में। आप मंथ और ईयर याद रखो, ठीक है, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता। ठीक है, क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत के आई है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। देखो दोस्तों, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है, 2 बार। पहला ओलंपिक जो 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और जो अभी 2021 में ओलंपिक हुए हैं उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो, ये पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय शटलर भी है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 2013 में। दोस्तों, ये सब के सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत, जो भी पॉइंट बता रहा हूं ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि पीवी सिंधु से संबंधित क्वेश्चन आया है तो मे भी पॉसिबल है आगे पीवी सिंधु की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहां से आ जाए। कल फिर आप मुझे ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद देखना, पद्मश्री मिला इनको 2015 का। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है। ठीक है, बताओगे? ठीक है, बताना आप मुझे। 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था, जो कि सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता है। आपको कमेंट करना है, बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो आप कमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, किस स्टेट में है पंचमढ़ी।
तो दोस्तों इसका तो सिंपल आंसर था कि एमपी में है। तो आपको इससे संबंधित इंफॉर्मेटिव नॉलेज मैं आपको दे देता हूं कि पंचमढ़ी को क्या कहते हैं। तो सतपुड़ा की रानी कहते हैं, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को। इसके बाद 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसके बाद एमपी के और कितने नेशनल पार्क है उसके बारे में पॉइंट बता दे रहा हूं, आप याद रख लेना कि निम्न में से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है या मध्य प्रदेश का नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। तो उसमें मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। चलिए आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, यह नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद एमपी का पहला नेशनल पार्क भी है, मध्य प्रदेश का ये पहला नेशनल पार्क भी है। सबसे अधिक बाघ यहां रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। इसके बाद टाइगर रहते हैं सबसे अधिक। माधव नेशनल पार्क दूसरा क्या है दोस्तों, माधव नेशनल पार्क। इसके बाद तीसरा है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि सफेद, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर सफेद शेर मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों पन्ना है, सतपुड़ा है और पेंच है। पन्ना, नंबर 5 सतपुड़ा, याद रख लो दोस्तों इनको। नंबर 6 पेंच, नंबर 7 ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। इसके बाद कूनो पालमपुर, कूनो पालमपुर। दोस्तों ये तो ये 8 जिनका नाम मैंने आपको यहां बता दिया है। इससे संबंधित एक दो पॉइंट और बता दे रहा हूं कि भारत में यदि पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एमपी में कितने नेशनल पार्क है, एमपी में कितने नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क है। तो दोस्तों इनकी संख्या है 12 नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इतिहास का ये क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह का अन्य नाम क्या था, इसको और अन्य किस नाम से पुकारा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन थे, यदि उसमें दांडी मार्च था, दांडी मार्च, तो दोस्तों इसका आंसर दांडी मार्च ही है, क्योंकि नमक सत्याग्रह का नाम दांडी मार्च ही हो सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मत लगा देना, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तब से स्टार्ट होता है जब से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, उसी टाइम से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसकी डिटेलिंग आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए। देखो दोस्तों नमक सत्याग्रह 24 दिन का था, जो कि कब से शुरू हुआ था, ये डेट्स ध्यान रख लेना, ये डेट्स पूछी जा सकती है नेक्स्ट पेपर में। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ये 24 दिन चला नमक सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत जो नमक कानून जो तोड़ा था उसका अगर टाइम पूछ लेता है दांडी मार्च में, जो 6 अप्रैल में हुआ था दोस्तों, ये सुबह के 8:30 बजे गांधी जी वहां पहुंचे, उन्होंने नमक उठाया और नमक जो कानून अंग्रेजों ने पारित किया हुआ था वो टूट गया। इसके बाद ये कुछ पॉइंट और है कि 78 लोगों ने शुरू किया, 78 लोगों द्वारा शुरू किया गया, लोगों ने शुरू किया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 240 मील की ये दूरी थी, कहां से कहां तक वो मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट रुको। 390 किलोमीटर, जिसको आप 390 किलोमीटर भी याद रख लेना, ये भी आता है पॉइंट, ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे सारे पॉइंट। जो 240 किलोमीटर की दूरी थी, ये कहां से कहां तक थी, ये थी दोस्तों साबरमती। कहां से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह, अगर ये भी पूछ लेता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह शुरुआत कहां से हुई थी, तो गांधी जी के साबरमती आश्रम से हुई थी शुरुआत, और कहां तक चली थी, दांडी तक, दांडी, जिसको अभी
गुजरात में एक जगह है नवसारी, तो उसको नवसारी कहते हैं, दांडी यानी नवसारी, नवसारी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी को देखो, जब कानून तोड़ेंगे तो अंग्रेज गिरफ्तार करेंगे। तो वैसे तो हुआ क्या था कि 6 अप्रैल में जैसे ही कानून तोड़ा उसके बाद इन्होंने सभाएं भी आयोजित करनी शुरू कर दी। ये साउथ की तरफ चलने लगे वहां से, और रास्ते में कुछ कुछ गांवों में जाके सभाएं भी आयोजित हुई। इसी बीच गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया 4-5 मई की रात्रि को, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है कि गांधी जी को कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद छोड़ दिया जाता है। फिर गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है और गांधी इरविन समझौता होता है। तो गांधी इरविन समझौता होने के बाद, अब यहां तो मैंने क्या बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1931, यहां क्या हुआ, इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट, इसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, तो गांधी जी एंड इरविन एंड लॉर्ड इरविन यानी इरविन, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, वापस ले लिया। तो ये पॉइंट थे इस क्वेश्चंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2005 में किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया, तो इसका आंसर तो है संस्कृत। ठीक है, किसको दिया गया, संस्कृत को। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं जो कि आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। पॉइंट है नंबर 1, कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों वो है 6 भाषाएं। 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। किस भाषा को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों वो है तमिल। ठीक है, इनको नोट कर लो। तमिल भाषा को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में। ठीक है, इसके बाद कितनी हो गई हमारी, 4 भाषाएं। मलयालम और ओडिया, मलयालम को दिया गया दोस्तों 2013 में और ओडिया को दिया गया, ओडिया यानी जो उड़ीसा की भाषा है, ओडिया को दिया गया 2014 में। तो दोस्तों आपको ये सभी की सभी भाषाएं 6 की 6 याद भी करनी है, कौन कौन सी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और आपको साथ ही ये भी याद रखना है किस ईयर में दिया गया है। बिकॉज सिर्फ भाषा याद रखने से काम नहीं चलेगा, ईयर भी पूछा जा रहा है, तो आपको ईयर भी याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका एक पॉइंट और ध्यान रख लो आप, ये जो सभी भाषाएं यहां पर दी गई है 6 की 6, ये संविधान की अनुसूची 8 जो कि भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अनुसूची 8th, ठीक है, अनुसूची 8th यानी शेड्यूल 8th, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाएं इसमें रखी गई है। इन 22 भाषाओं में ये सभी भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है, इन सभी भाषाओं में भाषा सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन सा मंत्रालय देता है, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सा मंत्रालय देता है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय। कौन सा, संस्कृति मंत्रालय। यह मंत्रालय किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नंबर 4, नीति आयोग, इस पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ भी रहा हो, शायद नीति आयोग के अध्यक्ष ही पूछा गया था, तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। नंबर 1, अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर सर। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अभी कौन है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि अभी अध्यक्ष जो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। उसके बाद जो उपाध्यक्ष है
अभी जो उपाध्यक्ष है इनका नाम है सुमन बेरी। ये आप नाम रट लो, मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, सुमन बेरी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी ही थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी ही थे। अगर सबसे पहले उपाध्यक्ष की बात करें, जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे इनका नाम था अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, आपको सुमन बेरी का नाम तो रटना पड़ेगा, यह क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आप रट लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, एक चीज और बता देता हूं, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में बना था। किसके स्थान पर बना था दोस्तों? योजना आयोग था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में बना था, उसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, आईपीएल का ये क्वेश्चन था कि आईपीएल 2022 में कितनी टीमें थी? टीम तो दोस्तों कितनी टीमें थी इसमें थी 10 टीम। यहां तो आपका आंसर नॉर्मल ये था, बट कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूं हर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, आईपीएल कब से शुरू हुआ था? 26 मार्च से। कब खत्म हुआ? 29 मई 2022। चलिए, फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों आईपीएल का? T20 फॉर्मेट, 2020 जो खेले जाते हैं 20 ओवर्स का मैच होता है। चैंपियन कौन रहा? गुजरात टाइटन, गुजरात टाइटंस। आपको यह नाम ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रनर अप दोस्तों, रनर अप कौन होता है? जो चैंपियन से हारता है, जो चैंपियन से लास्ट में जब चैंपियन बनता है, कोई टीम चैंपियन बनती है तो उससे जो हारता है उसे कहते हैं रनर अप, यानी कि जो वहां तक उसके साथ लड़ने पहुंचा है। तो रनर अप कौन रहा है? राजस्थान रॉयल्स। आपको यह भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है। कितने मैच हुए इसमें दोस्तों? 74 मैच हुए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर नाम आता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसका नाम है दोस्तों जोस बटलर। यह है राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी, राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी। चलिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट रन्स किसने बनाए हैं, तो यह भी कौन है? जोस बटलर। ठीक है, इसके बाद अगर आता है मोस्ट विकेट किसने लिए है, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिए हैं? सबसे ज्यादा विकेट लिए है दोस्तों युजवेंद्र चाहल ने। युजवेंद्र, ये दोस्तों किसका है? राजस्थान रॉयल्स का ही खिलाड़ी है। तो राजस्थान रॉयल्स के ही खिलाड़ी ने जो जोस बटलर और युजवेंद्र चाहल, ये इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। चैंपियन कौन है? ये इंपॉर्टेंट नाम है। फॉर्मेट क्या होता है? T20। टीम कितनी है? 10। अगले आने वाली शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रधानमंत्री के पीएम के आर्थिक सलाहकार समिति में किसको शामिल किया गया है? समिति में शामिल किसे किया गया है? अभी हाल फिलहाल में किसको शामिल किया गया दोस्तों? इनका नाम है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल, हाल फिलहाल में संजीव सान्याल जी को पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। चलिए, इनको किया गया है कब? फरवरी 2022 का ये करंट है, फरवरी 2022 का ये करंट क्वेश्चन है। अब इससे संबंधित एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर
इनका नाम है दोस्तों अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन। दोस्तों ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में, आने की बहुत ज्यादा संभावना है इन क्वेश्चंस की। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जैसे कि समाधि बेसिस पे है, जो कि जैसे कि क्वेश्चन आया कि राजघाट पर समाधि, या क्वेश्चन आया ऐसे आया होगा अभी, बस ये इंफॉर्मेशन मिली है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आया कि समाधि के बारे में था, महात्मा गांधी जी से संबंधित था क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम। तो दोस्तों इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट, ठीक है, राजघाट पर इनकी समाधि है, राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है और ये न्यू दिल्ली में है। चलिए दोस्तों ये साइड में मैंने आपको यहां जो ये फोटो दिखा रहा हूं, इस फोटो पर आप ध्यान दीजिए, इन जितने भी नाम मैं यहां आपको दिखा दे रहा हूं इन पर आप ध्यान दीजिए। क्या है, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल या स्थान तथा स्थान इनके यहां पर मैं दिखा रहा हूं। इनमें है महात्मा गांधी जी सबसे पहले, जो कि राजघाट, जिनका समाधि स्थल है राजघाट। दूसरे है जवाहरलाल नेहरू जी, शांतिवन। इनको आप रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको रट लो, आपको ये अच्छे से देखनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा। अभी महात्मा गांधी जी का क्वेश्चन पे आया है, मैं आपको बता दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें है ज्यादा इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि विजय घाट पे है जिनकी समाधि स्थल, इंदिरा गांधी जी भी इंपॉर्टेंट है शक्ति स्थल पे। फिर इसमें चौधरी चरण सिंह जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसान घाट, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन ये आप सारे रट लो, सब देख लो, और मैं आपको बता दूं यहाँ क्वेश्चन मैचिंग वाला भी आ सकता है, संभावना है मैचिंग वाले क्वेश्चन की आने की भी, ठीक है, इसको आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक में 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में किस चीज पर ज्यादा ध्यान, ज्यादा जोर दिया गया। तो दोस्तों ये जो लिस्ट सामने मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इस पे ध्यान देना। इसमें मैंने सभी 5 ईयर प्लान में जो किस ईयर में हुआ है वो भी, 5 ईयर प्लान किस ईयर से किस ईयर तक चला है वो भी दिखाया है। साथ में ये भी दिखाया है कि किस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, इन 5 ईयर प्लान में किस चीज पर ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों देखो सेकंड 5 ईयर प्लान में किस पर ध्यान दिया गया है, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर दिया गया था, कृषि पर, ठीक है, कृषि पर, सिंचाई पर। ईयर देख लो, साथ में इनकी प्राथमिकता और उद्देश्य भी आप देख लो, ये आपको देखनी चाहिए और आपको इनको नोट कर लेना चाहिए, अच्छे से रट लो, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमें बताना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप पहली पंचवर्षीय योजना याद रखो, सेकंड याद रखो और तीसरी याद रखो, इन तीन को याद रखो। 5वीं जरूर याद रखो, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी और इसको याद रखना आपको पड़ेगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट और है जो याद रखने का है दोस्तों, वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि आप ये देखो इसमें जो आया है लक्ष्य की दर 5.6% थी, लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ दोस्तों, 2.4% का। ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें भी ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लक्ष्य रखा गया था उससे आधे से भी कम, ठीक है, आधे से भी कम प्राप्त हुआ है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये सारे 5 ईयर प्लान याद रख लो और इनको अच्छे से याद रख लो किसका क्या है, रट लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन आया है वो है आर्टिकल्स के ऊपर। पॉलिटी में आपको बता दूं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कुछ नागरिकता वाले कुछ पोर्शन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। अनुसूचियां इंपॉर्टेंट रही है, पंचायती राज इंपॉर्टेंट रहा है। अगर किसी दोस्त ने अभी तक इन चीजों को नहीं देखा या रिवाइज नहीं किया है, वो जल्दी से इनको रिवाइज कर लो, क्योंकि जो भी शिफ्ट आने वाली है ना आगे, मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि पंचायती राज से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जा रहे हैं और आएगा ही आएगा, आपके पेपर में भी आएगा पंचायती राज का क्वेश्चन, तो आप उनको अच्छे से कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, हम बैठे हैं ना, आप हमें कमेंट करो, नीचे बताओ, हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे, सारी चीजें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन आया है इस वाली शिफ्ट में वो आया है आर्टिकल 124A। दोस्तों जो आर्टिकल 124 है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से, सॉरी। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये क्या है, इसकी डिटेलिंग यहाँ पे देख लो। ये लिखा है देखो, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं।
जब तक कि कानून द्वारा संसद ये पारित ना कर दे कि और अधिक न्यायाधीश संख्या, मतलब वो निर्धारित करेगी, संसद ही निर्धारित करेगी कानूनों की संख्या। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादा, जो सर्वोच्च न्यायालय आता है दोस्तों, वो भाग 5 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बन सकता है अभी, वो मे बी पॉसिबल है कि लास्ट की शिफ्ट तक आते आते बने, ठीक है। फिर भी आप सभी शिफ्ट वालों उनका ध्यान रखो, जो जिनका भी पेपर आने वाला है उस क्वेश्चन को याद रख लो। क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी ये अभी अपॉइंट हुए हैं 2-3 दिन पहले ही। तो इनका नाम है न्यायाधीश जस्टिस यू ललित, ठीक है, जस्टिस यू ललित, ठीक है, यानी उदय उमेश ललित। यहां साइड में इनका मैं फोटो दिखा रहा हूं, यहां से आप देख लीजिए। इनका नाम है उदय उमेश ललित जी, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या है ना कि अभी 34 जजेस हैं और जिसमें से 4 महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों, 34 जजेस और 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में अभी है। 34 जजेस हैं और इन 34 जज में क्या है, 4 महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों, ये रट लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है राज्यसभा से संबंधित। इसको आप राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन भी समझ सकते हो या राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन भी समझ सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। दोस्तों क्वेश्चन था कि राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रपति से। मैं यहां दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है। राज्यसभा में होते हैं दोस्तों 12 सदस्य और लोकसभा में होते हैं दोस्तों, अभी तक जो होते थे लोकसभा में होते थे 2 सदस्य। ये जो 12 सदस्य आते हैं दोस्तों, इनका फॉर्मूला है LSAS। आप इसे याद रख सकते हो। L का मतलब होता है लिटरेचर, S का मतलब होता है साइंस, A का मतलब होता है आर्ट्स और S का मतलब होता है सोशल सर्विसेज, ठीक है, सोशल सर्विसेज। तो इनसे संबंधित जितने भी 12 सदस्य होंगे इन्हीं से संबंधित होंगे। इसके बाद लोकसभा की हम बात करें, अभी कुछ समय पहले ही संसद ने एक अधिनियम पारित करके, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, ये एंग्लो इंडियंस जो होते थे ये 2, इनको अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इनका मनोचयन अब खत्म हो चुका है, अब इनको मनोनयन नहीं करा जाएगा। चलिए इससे संबंधित और क्या है, राज्यसभा के बारे में हम आपको और कुछ बता देते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन था। राज्यसभा में दोस्तों 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 मेंबर तो आते हैं चुनाव के थ्रू, निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं निर्वाचन होता है इनका तो दोस्तों, और जो 12 सदस्य होते हैं इनका होता है मनोनयन, ठीक है, मनोनयन होता है जो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां आप मुझे कमेंट करके बताना हमारे भारत देश के अभी फिलहाल के राष्ट्रपति जी का नाम, अभी राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन है उनका नाम प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए राज्यसभा से संबंधित और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति ये अभी हाल फिलहाल में ही चुने गए हैं। इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़, ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ जी। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। यदि क्वेश्चन आता है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता या सदन के नेता, ऐसे भी कह सकते हैं सदन के नेता या सत्ता पक्ष के नेता, तो इनका नाम है दोस्तों पीयूष गोयल। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता, इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़के, ठीक है। चलिए राज्यसभा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसान दिवस
किसान दिवस। दोस्तों दिवस भी इंपॉर्टेंट है, दिवस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। किसान दिवस हुआ है दोस्तों 23 दिसंबर में, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है? हमारे जो 5th PM थे, प्रधानमंत्री नंबर 5 के चौधरी चरण सिंह जी, जिनके नाम पर मेरठ में एक यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उन्हीं के नाम पर है। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन ये 23 दिसंबर में किसान दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, भेल की स्थापना, भेल BHEL, जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1964 में। इनके CEO कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CEO है दोस्तों नलिन, मार्कर भूल गया, नलिन सिंगल, CEO है दोस्तों नलिन सिंगल। LIC पर क्वेश्चन है कि LIC की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1956 में। LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है MR कुमार, ये LIC के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल से, ठीक है, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल किसने जीता? किसका? 2022 का किसने जीता? तो दोस्तों ये क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन है, और इसमें जो ऑप्शन थे जैसे कि राफेल नडाल, ठीक है, और नोवाक जोकोविच, तो इसमें इसका आंसर तो हो गया दोस्तों राफेल नडाल, राफेल नडाल। चलिए इससे संबंधित और भी पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि इसमें फ्रेंच ओपन में ही रनर अप कौन रहा था, जिसको कि पूछा जा सकता है। चलिए रनर अप कौन था? कैस्पर, ये कैस्पर जो था ये रनर अप था। इसके बाद 2021 का किसने जीता था? फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। चलिए 2020 का किसने जीता था फ्रेंच ओपन? ये जीता था राफेल नडाल, राफेल नडाल, ठीक है। इनको आप नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यारण्य से, वही जैसे कि अभी मैंने नेशनल पार्क आपको बताया MP के, ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन है गिर अभ्यारण्य से, गिर अभ्यारण्य, ठीक है। गिर अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है? तो दोस्तों इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाता है कि ये गुजरात में है, गुजरात में गिर अभ्यारण्य है। इससे संबंधित जो और पॉइंट है उसको मैं आपके साथ यहां चर्चा कर लेता हूं। देखो ये गिर अभ्यारण्य जो है ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाई शेर, यहां मिलते हैं एशियाई शेर, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको बता रहा था संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं या मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार से संबंधित। यहां ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य को, मैं आपको यहां इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है सिंपल सा, वो तो है 42वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो गया। इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन थे, क्या बन सकते हैं? सॉरी, बन ये सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों, ये आपको नाम ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद आता है आर्टिकल 51 का कै, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है।
फिर कितने मूल कर्तव्य दोस्तों? तो 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है। बट 11 मूल कर्तव्य तो अब है ना, जब ये जुड़ा था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में, तब इसमें थे 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य इसमें रखे गए थे। बट क्या होता है कि एक संविधान संशोधन दोबारा से होता है 86, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसमें क्या करते हैं, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया जाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी रिवर गिरती है? ठीक है, तो क्वेश्चन था कि बंगाली खाड़ी से संबंधित था, उसमें कुछ रिवर के नाम दिए गए थे। उसमें कुछ थे कि बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती थी, कुछ थे कि एक तो बंगाली खाड़ी में गिरेगी, वो तो ऑप्शन आएगा ही। कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो कि किसी नदी की सहायक थी, तो वो तो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती, वो तो उसकी सहायक में गिरती है, जैसे गंगा की सहायक, जैसे यमुना है। अगर यमुना ऑप्शन में था तो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरेगी, वो तो गंगा जी में जो है संगम पर प्रयागराज में मिलती है। चलिए, उसका मुहाना वहां हो जाता है। तो मुहाने पर क्वेश्चन थे। मैं यहाँ आपको बंगाली खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों जगह जो गिरने वाली नदियां हैं उनके नाम आपको दिखा दे रहा हूं। वो एक लिस्ट भी यहाँ पे आपके सामने फ्लैश होगी, आप इसको देख लो, और जो मैं नाम दे रहा हूं उसको भी आप देख लो, तो अच्छे से रट लो। ठीक है, मे भी पॉसिबल है आगे कुछ और इन नदियों से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन है बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो उसमें जो नाम है देखो, गंगा गिरती है, और इसकी जो सहायक है जैसे कि क्या है, पद्मा और हुगली। ठीक है, ये दोनों। फिर क्या है, ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक जैसे कि क्या है, जमुना और मेघना। ठीक है, इसके बाद इरावदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इनको ध्यान रख लो। ये तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में। ओके, यहां मैं आपको बता देता हूं क्या, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम जैसे कि सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, साबरमती, लूनी, ठीक है, और नाम आता है माही। चलिए दोस्तों, ये रट लो क्वेश्चन सब, ये सारी पॉइंट आपको रट लेने चाहिए, नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, और अब आते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस की ओर। देखो, इकोनॉमी में एक क्वेश्चन था रेपो रेट पर। मैं आपको यहाँ रेपो रेट के साथ साथ आपको रिवर्स रेपो रेट के बारे में बता दूंगा, तो आप इन दोनों को याद रख लो। मे भी पॉसिबल है आगे आने वाले पेपर में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। चलिए, अब इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा दूंगा, आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, रेपो रेट, इसको आप लिख सकते हो RR। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, इसको लिख सकते हो RRR। चलिए, जो रेपो रेट है दोस्तों, ये तो अभी जो RBI ने घोषित की हुई है वो है 5.4%, और रिवर्स रेपो रेट जो घोषित की है वो 3.35% है। इनकी थ्योरी समझा देता हूं दोस्तों। रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पर RBI अन्य बैंकों को उधार देती है। अन्य बैंक मतलब जो वाणिज्यिक बैंक है, जैसे कि SBI, PNB, IDBI, ठीक है, ये बैंक हो गए वाणिज्यिक बैंक। इन बैंकों को जिस दर पर उधार देती है उसे कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पर RBI अन्य बैंकों से उधार लेती है। ठीक है, जिस दर पर RBI अन्य बैंकों से उधार लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो हमेशा क्या होता है, रेपो रेट ज्यादा होती है क्योंकि RBI पैसे उधार दे रहा है, और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगी रेपो रेट से क्योंकि RBI पैसे उधार ले रहा है, और शर्तें रहती है हमेशा RBI की। चलिए, तो यहां कैसे याद रखोगे, जो RBI है ये यहां पर मनी को दे रहा है,
पैसे को दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंकों को, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, ये जैसे कि है एग्जाम्पल है। चलिए यहां क्या होता है, जो आरबीआई है वो पैसे को लेता है, मनी को किससे, कमर्शियल बैंक से, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है सिंपल सी, तो याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कारों से संबंधित। दोस्तों क्वेश्चन है कि 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला, 2022 में पद्मश्री। चलिए तो 2022 में 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है दोस्तों, 107 लोगों को, ये ध्यान रख लेना। अच्छा जो पद्म है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उससे आप याद रख लोगे। मैं बता देता हूं, जैसे कि सबसे पहला जो पुरस्कार होता है इस सीरीज का, ये होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है इसमें, ठीक है, ये मिला है 2022 में कितने, 4 लोगों को। इसके बाद दूसरा होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है दोस्तों 17 लोगों को। और तीसरा होता है पद्म श्री। पद्म श्री ये मिला है दोस्तों 107 लोगों को। तो दोस्तों ये टोटल कितने हो गए, 128। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं, तो उसका आंसर हुआ 128। पूछा जाता है पद्म विभूषण कितने को मिला है, तो 4। पद्म भूषण कितने को मिला है, तो 17। और पद्म श्री कितने को मिला है, तो 107, यानी 107 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इन 128 लोगों में 34 महिलाएं हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है, 34 महिलाएं हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है ये कब से शुरुआत हुई है दोस्तों, तो ये हुई है 1954 से, 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ओलंपिक से संबंधित। ओलंपिक में 2021 में किस गेम को, पूरे गेम को, ठीक है, किस टीम को पुरस्कार मिला है, मेडल मिला है। तो टीम का क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक 2021 से संबंधित एक क्वेश्चन है, किस टीम को पुरस्कार मिला है, मेडल मिला है, ठीक है। तो अगर टीम की बात आती है तो दोस्तों टीम है भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम, इस टीम को मिला है, क्या मिला है, कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। चलिए तो ये तो क्वेश्चन था। अब इसके ओलंपिक से संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि ओलंपिक कहां हुआ, ठीक है। ओलंपिक हुआ दोस्तों टोक्यो। टोक्यो मतलब जापान, ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो में ओलंपिक इस बार 2021 के हुए थे। चलिए भारत से संबंधित क्या क्या है कि भारत ने कितने मेडल जीते, कितने, 7 मेडल, ठीक है, 7 मेडल यानी पदक, 7 पदक जीते, जिसमें कि गोल्ड कितने हैं, 1, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4, ठीक है, ये है। इसके बाद जो गोल्ड मिला है वो किस खेल में मिला है, किस खिलाड़ी को मिला है, ये जरूर ध्यान रखना है। सिल्वर कितनों को मिला है, किस किस खेल में मिला है, ये ध्यान रखना है। और ब्रॉन्ज किस किस को मिला है, किस किस खेल में मिला है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जो गोल्ड मिला है दोस्तों, ये मिला है भाला फेंक में, ठीक है, गोल्ड मिला है किसमें, भाला फेंक में। भाला फेंक में किसको, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंक में गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। फिर बात आती है सिल्वर मेडल की। सिल्वर मेडल किसे किसे मिला है, दो सिल्वर मेडल मिले हैं, उनके नाम हैं, सबसे पहला है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ठीक है, इनको किस में मिला है, मीराबाई चानू को जो वेट लिफ्टिंग में मिला है, ठीक है, भारोत्तोलन इसको बोलते हैं, भारोत्तोलन,
भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन में मिला है। इसके बाद जो दूसरा मिला है रवि दहिया को, रवि दहिया, इनको मिला है कुश्ती में, ठीक है, ये रट लोगे। इसके बाद ब्रोंज किसे किसे मिला है, ब्रोंज मिला है दोस्तों 4 लोगों को, ठीक है, ऐसे हम इनको याद रखेंगे। चलिए, ब्रोंज में जो एक तो मिला है पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु को। दूसरा ब्रोंज मेडल मिला है लवलीना बोरगेहोन को, लवलीना बोरगेहोन, बोरगेहोन। इसके बाद तीसरा मिला है बजरंग पुनिया। दोस्तों ये याद रखने पड़ेंगे आपको सारे, क्योंकि ये पेपर में आ रहे हैं। और भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम, पूरी टीम को मिला है। चलिए, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे कि जो मीराबाई चानू को भारोत्तोलन मिला है वो 49 किलो वर्ग की वेट में मिला है, ठीक है, 49 किलो वर्ग के वेट में मिला है। पीवी सिंधु को, अभी मैंने पीवी सिंधु के बारे में पीछे भी बताया है, अगर नहीं किसी ने देखा है तो वो रिवाइज करे और पीछे देख लीजिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं चलो थोड़ा सा, कि पीवी सिंधु को ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है। इससे पहले जो मिला था वो सिल्वर मेडल मिला था 2016 के रियो ओलंपिक में। यहां पीवी सिंधु को इस बार कांस्य पदक से संतुष्टि करनी पड़ी है। फिर भी भारत की ऐसी पहली महिला बन गई है जो कि लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक लेकर आई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लवलीना बोरगेहोन को किस में मिला है, बॉक्सिंग में मिला है। ये तो बैडमिंटन हो गया, ठीक है, ये हो गया बॉक्सिंग। इसके बाद बजरंग पुनिया को फ्री स्टाइल कुश्ती में मिला है, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती, कुश्ती याद रख लो, आसानी से याद रह जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम, चलिए इसके बारे में कुछ नॉलेज बता देता हूं आपको। भारतीय हॉकी टीम का क्या है, इन्होंने जर्मनी को हराया है, किसको, वर्सेस किसके हुआ था, जर्मनी, जर्मनी को हरा के भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने पिछले 41 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम कोई पदक लेकर आई है ओलंपिक से। इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक लेकर आई थी भारतीय हॉकी टीम, और वो भी कौन सा, गोल्ड। और उसके बाद आज इस बार जाकर 2021 के मैच में, 2021 के ओलंपिक में जाकर तब ये कांस्य पदक से इन्होंने संतुष्टि की है। तो अभी भारतीय हॉकी टीम पीछे नहीं हटने वाली है, रुकने वाली नहीं है, ये नेक्स्ट टाइम जरूर ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर किसी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और आपको अगर कुछ इसमें कमी लगती है या कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर पूछना। आपको एक नंबर दे देता हूं, आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या कुछ भी बता सकते हो। ये हमारे हनी सर का नंबर, ठीक है दोस्तों। आप अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर से संपर्क करना, व्हाट्सएप करना, कॉल करना, इसी नंबर पे आपको सभी जवाब दे दी जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। एक बंदरगाह, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था निम्न में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह है। तो दोस्तों गुजरात में बंदरगाह, तो दोस्तों यहां एक ऑप्शन था कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। और ये क्या है, ये कच्छ जिले में पड़ता है दोस्तों, कच्छ जिले में बंदरगाह है ये। और देश का सबसे बड़ा, जैसे मैंने यहां सबसे बड़ा लिखा है ना, इसी तरह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, कच्छ बंदरगाह। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आया है, ओडिशा का फेस्टिवल त्योहार। क्वेश्चन क्या था ना कि 4 त्योहार के नाम दिए गए थे, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा से संबंधित है, ये ऑप्शन था। तो दोस्तों ओडिशा के जो इंपॉर्टेंट त्योहार है वो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। चलिए, पहला जो त्योहार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में क्या ऑल वर्ल्ड में फेमस है, उसका नाम है
रथ यात्रा, रथ यात्रा। ठीक है, ये रथ यात्रा दोस्तों जो है ये पुरी में होती है, पुरी और पुरी में। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसमें क्या होता है, भगवान जगन्नाथ, ठीक है, भगवान बालभद्र और सुभद्रा, देवी सुभद्रा। ठीक है, इन तीनों देवताओं की रथ यात्रा निकलती है, इन तीनों देवताओं को लेके चला जाता है। तो ये रथ यात्रा आपको ध्यान रखनी होगी कि किस राज्य की है। ठीक है, उड़ीसा की। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ीसा का जो अगला इंपॉर्टेंट त्योहार है वो त्योहार है धरती माता का जो रजो धर्म आता है उसको मनाया जाता है, पवित्रता का त्योहार है। ये 3 दिन का त्योहार चलता है। तो धरती माता का जो मासिक धर्म आता है उसके लिए आता है रजो पर्व, रजो पर्व। ये थोड़ा सा नाम जो है आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। चलिए, और ये कितने दिन का होता है दोस्तों, 3 दिन का होता है, 3 दिवसीय होता है और 14 जून से शुरू होता है। बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन जितनी भी उड़ीसा की युवतियां है अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा अच्छा घूमती फिरती है और ये सब अच्छे से मनाती है माता का, धरती माता का। किसके लिए होता है, धरती माता का, धरती माता, ठीक है, पृथ्वी माता के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से नदी, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर था कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। इससे संबंधित क्या और डिटेल है दोस्तों, ये देखो यहां ये आपको सब दिख रही है, जितनी भी लिस्ट है ये इसमें मैंने दिखा दी। आप इनको अच्छे से रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। इसमें देखो जैसे गोदावरी है ये नासिक से निकलती है, कावेरी कुर्ग कर्नाटक से है, कृष्णा महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहां से निकल रही है, और सिंधु जो है वो सानो खुआब ग्लेशियर तिब्बत से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र चिमायुंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकल रही है। ऐसे यमुना यमुनोत्री से है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, जैसे कि आप निशान लगा लो। झेलम हुई शेषनाग झील से, सतलज हुई राकसताल झील से, सोन हुई अमरकंटक की पहाड़ियों से। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है बेतवा रायसेना जिला मध्य प्रदेश से, ताप्ती इंपॉर्टेंट है बैतूल जिला से। उसके बाद टोन्स तमसा कुंड जलाशय से, ये इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी पेरियार झील से। चलिए तो दोस्तों ये सभी आप देख लो। आपको लास्ट टाइम मैं बता दे रहा हूं, हमारी ये जो सीरीज चल रही है साथियों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट, आपके लिए जितनी भी ये सीरीज लेकर आ रहा है, मैथ की वीडियोस भी आपको डेली मिल रही है, अब जीके की वीडियोस भी आपको डेली मिलेगी। थोड़ा सा मुझे बीच में बिजी हो गया था मैं, जिससे कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट अब आपको ये वीडियोस डेली मिलेगी। और आपको यहाँ आपको जो है जितना भी एनालिसिस है वीडियोस का वो पूरा मिलेगा। साथ ही जितने पॉइंट उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट करें, पूछिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सके। दोस्तों हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज भी चलने वाली है, तो चैनल पर जो करंट अफेयर की सीरीज चलेगी उसके लिए आप अभी से चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको उस करंट अफेयर की सीरीज से जुड़ सके आप। अगर आपको उस करंट अफेयर की सीरीज में कुछ कमी लगेगी तो आप हमें उसके लिए भी बताना। वैसे तो पूरी कोशिश रखी जाएगी कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी किसी भी वीडियो में फील ना हो। आप हमारे जो मैथ के टीचर हैं हनी सर, उनकी वीडियो जरूर देख रहे होंगे। आप देखो उनकी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक मतलब इतनी आसानी से कर सकते हो तो कि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को से जुड़ जाइए, और फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, तो आप अपनी प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।